आप सभी का एक बार फिर से अपनी क्लास में स्वागत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वैद्युत संयोजी यौगिकों के सामान्य लक्षण। इससे पहले हम तीन बंध को जाने थे, वैद्युत संयोजी बंध, सहसंयोजी बंध और उपसहसंयोजी। तो सहसंयोजी और उपसहसंयोजी के इसके बाद हम बात कर लेंगे। इससे पहले बस एक हुआ था वैद्युत संयोजी बंध के बारे में। उसमें बता दिए थे कि इसमें क्या होता है कि दो परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। मतलब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को देता है, कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को लेता है। जैसे कि आपको बताए थे सोडियम क्लोराइड का, ठीक है, लास्ट में देखेंगे Na+ और Cl- बना होगा, ठीक है। तो उसी की बात करेंगे। तो इसमें जो वैद्युत संयोजी यौगिक होते हैं, यानी जिनमें वैद्युत संयोजी बंध पाया जाता है, उनका क्या लक्षण होता है उसके बारे में हमें जानना है। जो वैद्युत संयोजी यौगिक होते हैं, उनके जो क्रिस्टल होते हैं वह आयनों से मिलकर बने होते हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया कि सोडियम क्लोराइड है, क्या है, इसमें वैद्युत संयोजी बंध पाया जाता है। तो ये भी वैद्युत संयोजी यौगिक है। तो जो वैद्युत संयोजी यौगिक होते हैं वह आयनों से मिलकर के बने होते हैं, ठीक है। इस प्रकार के जो यौगिक होते हैं उसमें आयन क्या हो सकते हैं, धन और ऋण आयन होते हैं। यानी कि जो वैद्युत संयोजी यौगिक होता है वह धन और ऋण आयनों के मिलने से बनता है, ठीक है। ये धन और ऋण आयनों के बीच में एक मजबूत बल कार्य करता है। जैसे ये सोडियम क्लोराइड है, ये आपस में जुड़े रहते हैं एक मजबूत बल से, जिसे हम बोलते हैं प्रबल स्थिर वैद्युत बल, ठीक है। मतलब कि जो हमारे वैद्युत संयोजी यौगिक होते हैं उसमें जो आयन होते हैं वह आपस में जो जुड़े होते हैं वह एक मजबूत बल के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं, जिसे हम बोलते हैं प्रबल स्थिर वैद्युत बल, ठीक है। इस प्रबल जो ये आपस में ये जुड़े हैं, देख रहे हुए सिंबल बनाने का मतलब यह है कि ये दोनों आपस में आकर्षित हैं, एक दूसरे से चिपके हुए हैं। अब इनको तोड़ने के लिए, मतलब ये जो बल है इसको तोड़ने के लिए हमें काफ़ी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मतलब इसको आसानी से हम तोड़ नहीं सकते हैं, तोड़ सकते हैं पर बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इसलिए इनका जो क्वथनांक और गलनांक होता है काफ़ी उच्च होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि वैद्युत संयोजी यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक काफ़ी उच्च होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इन यौगिकों में प्रबल स्थिर वैद्युत बल कार्य करता है, जिसे तोड़ने के लिए हमें काफ़ी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए इनका गलनांक और क्वथनांक काफ़ी उच्च होता है, ठीक है। जो वैद्युत संयोजी यौगिक होते हैं वह ध्रुवीय विलायकों में विलेय होते हैं और अध्रुवीय विलायकों में अविलेय होते हैं। आपको बता दें कि ध्रुवीय विलायक क्या होते हैं, अध्रुवीय। देखो, ऐसा विलायक मतलब जिसमें कोई पदार्थ घुलता है, ठीक है। विलयन के बारे में जैसे आपने सुना होगा, विलयन क्या होता है, विलेय और विलायक से मिलकर बना होता है। जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे विलायक और जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलेय। तो उसी तरह से विलायक जो होते हैं जिनमें आयन होते हैं, यानी कि जो धन या ऋण आयनों में टूट जाते हैं, उसे हम बोलते हैं ध्रुवीय विलायक, ठीक है। जैसे जल हो गया और हाइड्रोजन फ्लोराइड हो गया, ये सब क्या है, दोनों आपके हैं ध्रुवीय विलायक। अध्रुवीय क्या होता है कि ऐसा विलायक जिसमें ध्रुव नहीं पाए जाते हैं, मतलब जिसमें धन और ऋण आयन नहीं होते हैं, उसे अध्रुवीय कहेंगे। जैसे कोई भी कार्बनिक विलायक हो गया, जैसे कि पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, अल्कोहल हो गया, ये सब क्या है, अध्रुवीय विलायक हैं, ठीक है। तो जो वैद्युत संयोजी यौगिक होते हैं वह ध्रुवीय विलायकों में विलेय होते हैं और अध्रुवीय विलायकों में अविलेय होते हैं। जो वैद्युत संयोजी जो यौगिक होते हैं वह गलित अवस्था में या विलयन की अवस्था में विद्युत का सुचालक होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये जब इनको किसी विलायक में डालेंगे तो यह आयनों के रूप में टूट जाएंगे। जैसे मान लेते हैं सोडियम क्लोराइड हो गया, इसको जब जल में डालेंगे तो यह Na+ और Cl- में टूट जाएगा। तो इसमें आयन होने की वजह से यह विद्युत के सुचालक होते हैं, मतलब कि विद्युत का प्रवाह कर सकते हैं। लेकिन ठोस अवस्था में यह विद्युत के कुचालक होते हैं। ठोस का मतलब कि अगर यह ठोस रहेगा, इसमें पानी नहीं मिला रहेगा, तो यह आयनों के रूप में नहीं टूटेगा। जब आयन के रूप में नहीं टूटेगा तो वह विद्युत का क्या हो जाएगा, कुचालक हो जाए। आयन की वजह से ही क्या होता है, विद्युत का चालन या नहीं होता है चालन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आपको जानना है कि वैद्युत संयोजी यौगिक के क्या क्या लक्षण होते हैं, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा कि वैद्युत संयोजी यौगिक क्या होते हैं।
चलिए अब इसको हम समाप्त कर लेते हैं। हमारा दूसरा जो बंध था उसकी बात कर लेते हैं। ससंयोजी बंध। ससंयोजी बंध क्या होता है? इसमें देखिए जो परमाणु होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉनों का आपस में साझेदारी होता है। साझेदारी का मतलब लेन और देन दोनों होता है, ठीक है। जबकि पहले वाले में कोई केवल दे रहा था, कोई केवल ले रहा था, ठीक है। इसमें क्या होगा, देगा भी और लेगा भी, दोनों चीज़, यानी कि दो परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉनों के पारस्परिक साझेदारी से बने बंध को हम क्या बोलते हैं? ससंयोजी बंध बोलते हैं, ठीक है। जैसे में अगर देखिए, अगर एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रहा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, दे रहे हैं, तो सिंगल बॉन्ड बनता है। बॉन्ड को हम इस तरह से दर्शाते हैं, एक लाइन सिंगल कर दिए तो वहाँ पे उसको बोलेंगे सिंगल बॉन्ड। उसी तरह से अगर दो दो इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी होता है तो वहाँ पे डबल बॉन्ड का प्रयोग कर देंगे। यदि तीन तीन इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी होता है तो तीन बॉन्ड लगा देंगे। कोई भी मान लेते हैं कि कोई तत्व है, जैसे मान लेते हैं x है, y है, अगर इसके बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हो रहा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है और ये भी एक इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, तो यहाँ पे सिंगल हो जाएगा। यदि दो दो इलेक्ट्रॉन लेन देन कर रहे हैं तो डबल हो जाएगा। तीन तीन इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। और इस प्रकार का बंध प्रायः किसमें पाया जाता है? अधातुओं में पाया जाता है। यानी जब अधातु और अधातु आपस में संयोग करते हैं तब इस प्रकार का बंध पाया जाता है। जबकि वैद्युत संयोजी में क्या था, एक धातु रहे और एक अधातु रहे, तब जाके वैद्युत संयोजी बंध बनता है। क्योंकि आप जानते हो कि धातुओं की जो प्रकृति होती है वह इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं, अधातुओं की प्रकृति जो होता है इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, यानी ग्रहण करते हैं। तो वहाँ पे कौन सा बंध हो जाएगा? वैद्युत संयोजी बंध। लेकिन जब आपस में इलेक्ट्रॉन लेन देन दोनों करें, मतलब ले भी और दे भी, तो वहाँ पे ससंयोजी बंध होगा। और इस प्रकार का बंध कहाँ पे पाया जाएगा? अधातुओं के बीच में पाया जाएगा। जैसे हम उदाहरण ले लेते हैं, सिंपल सा उदाहरण नंबर 1 है इसका। जैसे मान लीजिए हम कह दिए H2, ठीक है, यह हाइड्रोजन का अणु है। अब इसमें ससंयोजी बंध कैसे पाया जाएगा? तो सबसे पहले आप क्या करोगे, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे 1। अब इसको अष्टक पूरा करने के लिए क्या चाहिए? आप जानते हो कि किसी भी परमाणु को अष्टक पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो 8 इलेक्ट्रॉन मिलेगा इसको, हाइड्रोजन को नहीं मिलेगा। देखिए कुछ ऐसे तत्व हैं जिनके वाय कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, फिर भी वह अस्थायी होते हैं। अगर उनका पहला कोश ही वाय कोश हो और उसका कोश वाय कोश क्या हो, भरा हो, तो वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ही हो जाएगा उसके वाय कोश में, यानी उसके पहले कोश में पहला ही कोश वाय कोश हो, तो उसे हम बोलते हैं कि उसका अष्टक पूरा हो गया। तो इसका मतलब यह है कि यह हाइड्रोजन हो गया, दूसरा हाइड्रोजन हो गया, इसका भी 1 हो गया, यानी दोनों को 2-2 इलेक्ट्रॉन का ज़रूरत है। तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए हाइड्रोजन हो गया, यहाँ हाइड्रोजन कर सकते हैं। इस हाइड्रोजन के वाय कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के वाय कोश में 1 इलेक्ट्रॉन। अब दोनों आपस में साझेदारी करेंगे, मतलब ये हाइड्रोजन इसका इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो अब ये भी हाइड्रोजन क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। तो अब यहाँ पर देखिए एक एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुआ है, मतलब लेन देन हुआ है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, तो इस तरह से आपका हो जाएगा ससंयोजी का। दूसरा उदाहरण लेते हैं, ऑक्सीजन O2। O2 में क्या है, ऑक्सीजन 8 लिखेंगे, 2 और 6। दूसरा जो ऑक्सीजन है उसका भी लिखोगे 2 और 6। अब दोनों को 2-2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है अष्टक को पूरा करने के लिए, तो कैसे करोगे? देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन लिख लिए, यहाँ पे ऑक्सीजन लिख लिए। इस ऑक्सीजन के वाय कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन। इसके भी वाय कोश में 6 होगा, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, अगर इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिल जाए तो 8 हो जाएगा, इसको भी यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए इस वाले को तो भी 8 हो जाएगा। तो दोनों भाई आपस में ले लें, क्या करना है, लेन देन से ही तो काम चलता है। कोई भी इंसान हर तरह से सर्वसंपन्न नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं किसी से लेना और देना पड़ ही सकता है। उसी तरह ये भी है
अब ये दो दो इलेक्ट्रॉन ले लिए, मतलब डबल बॉन्ड लगा देंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे O मतलब ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पे दो दो इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी होगा तो डबल बॉन्ड बन गया। ठीक है, अब ट्रिपल बॉन्ड वाले का ले लेते हैं एक उदाहरण। तीसरा वाला, जैसे N2, नाइट्रोजन का नाम सुने ही होंगे। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7 होता है। 2 नाइट्रोजन है, दोनों के लिए लिख लेते हैं 2 और 5, इसके लिए 2 और 5। अब इन सब के वाई कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए क्या करना पड़ेगा? 3-3 इलेक्ट्रॉन इनको चाहिए। तो 3-3 इलेक्ट्रॉन कैसे लेंगे? ऐसे लिखो नाइट्रोजन, यहाँ लिखो नाइट्रोजन। इसके वाई कोष में 5 करो, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3 4, ये 5। अब ये क्या करेगा? नाइट्रोजन यहाँ से ले लिया, इसका भी 8 पूरा हो गया, तो ये भी कहेगा भाई मुझे दो, तो वह भी दे दिया। तो नाइट्रोजन 3-3 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुआ है, तो ट्रिपल बॉन्ड बन गया, N ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, तो इस तरह से आप करेंगे। और भी उदाहरण हैं, ये सबसे सिंपल से शुरू किए हैं। अब आपको थोड़ा सा बड़ा लेकर चलते हैं। जैसे मैं कह दूं CH4, पिछले बार तो आपने देखा कि समान थे, मतलब हाइड्रोजन H2 था, 2 हाइड्रोजन था, O2 2 ऑक्सीजन था, N2 2 नाइट्रोजन था। अब थोड़ा सा अलग करते हैं, अलग अलग तरह के तत्व हों तो क्या करेंगे? वही काम करना है। थोड़ा सा आप इसी लिखना जानिएगा, हमें बेसिक से बताना है इसलिए बता रहा हूँ, नहीं तो आप तो डायरेक्ट कर ही लेंगे आगे चल के। देखिए, कार्बन होता है 6, 2 और 4। हाइड्रोजन का आपको पता ही है 1 होता है, हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो काम बन जाएगा। यहाँ 4 हाइड्रोजन है, तो आप इसी तरह चारों हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेंगे। अब देखो क्या करना है, कार्बन हो गया, इसके वाई कोष में 4 इलेक्ट्रॉन, इसको 4 चाहिए और 4 हाइड्रोजन है, तो इस हिसाब से अरेंज करिए कि आराम से साझेदारी कर लें। जैसे यहाँ पे हमने 4 कार्बन के इलेक्ट्रॉनों को लिख लिया, वाई कोष के इलेक्ट्रॉनों को लिखना है, यह ना कि इसको लिख दो, बाहर के जो रहेंगे उसी को लिखना है। हाइड्रोजन भी चाहिए, तो आप इधर उधर करेंगे थोड़ा गड़बड़ लगेगा। यहाँ पे हाइड्रोजन कर लीजिए, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन हो गए। हाइड्रोजन के वाई कोष में कितना है? 1 है, तो 1 लगा लीजिए, 1 लगा लीजिए, 1 लगा लीजिए, 1। अब देखिए हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हाइड्रोजन क्या करेगा? इसका 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, 2 हो गया, 1 और 1 2, इसका भी 2, इसका भी 2 और इसका भी 2 हो गया। ठीक, हाइड्रोजन का स्टक पूरा हो गया। अब कार्बन को पूरा कराना है, तो भाई कार्बन ने 1-1 इलेक्ट्रॉन चारों हाइड्रोजन को दिया है, तो चारों हाइड्रोजन से 1-1 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो अब देखिए ये चारों लेगा तो इस टाइप से आएगा आपका। अब हो गया कार्बन का भी, देखो 2 2 4 2 6 2 8, हाइड्रोजन का भी। अब इसमें बॉन्ड किस टाइप से बनेगा, एक एक करके देख लेते हैं। यहाँ देखिए कार्बन लिख दिए, यहाँ देखिए सिंगल 1-1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुआ है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, 1-1 इलेक्ट्रॉन का, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड। उसी तरह यहाँ पे देख लीजिए हाइड्रोजन है 1-1 इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर भी उसी तरह से, यहाँ देख लीजिए 1-1 का सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड। तो यानी CH4 की संरचना इस टाइप से बना लेंगे आप सहसंयोजी बंध के माध्यम से। चलिए इसको हटाते हैं। फिर ऐसे एक और उदाहरण लेते हैं, फिर आगे चल के बस केवल उदाहरण, बस प्रश्न आपको बोला जाएगा, आप करेंगे, और जो नहीं आएगा बताया जाएगा। एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे C2H4 का, C2H4 का। अब कॉमन सेंस से आपको लगाना है कि कहाँ कहाँ अरेंज करें कि आराम से हाइड्रोजन सब आपस में जुड़े रहें। ये बात है कि कोई भी यौगिक रहेगा तो वह आपस में जुड़े रहना चाहिए, नहीं कि अलग हो जाना चाहिए। जैसे हमने ले लिया कार्बन, अगर हमने लगा दिया, मान लो हाइड्रोजन के लिए कॉमन सेंस लगा ही लिए, 4 हाइड्रोजन यहाँ पे कर दो भैया आराम से, पहले जैसे। लेकिन यहाँ 2
कार्बन है तो क्या करोगे, यहाँ कार्बन लगाओगे कि यहाँ लगाओगे कि यहाँ लगाओगे कि यहाँ पे लगा दोगे। अगर यहाँ पे करते हो, देखो जैसे मैंने बताया कि एक एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हो रहा है तो सिंगल बॉन्ड बन रहा है, तो उसी तरह उल्टा भी आपको समझना है कि अगर सिंगल बॉन्ड बन रहा है, कहीं पर सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, तो उसका मतलब कि एक एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुआ है। यह चीज़ आपको कॉमन सेंस में लगाना पड़ेगा। अब इसको थोड़ा सा आप देखिए, कार्बन होता है उसके वाई कोष में 4 होता है, उसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इस कार्बन का तो काम बन गया, 1 2 3 4 बॉन्ड बना लिया। लेकिन इस कार्बन के लिए अगर मान लो 2 ही कार्बन और जोड़ना है हमें, यहाँ से हटा देते हैं। इस कार्बन के लिए अगर यहाँ पे कार्बन कर देते हो, 2 ही कार्बन है, 2 लग यहाँ पे लगा दो, तो यहाँ पे कहाँ से हाइड्रोजन लाएंगे, घर से अपने नहीं लाना है। और हाइड्रोजन यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, एक सिंगल बॉन्ड बनने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसको तो मिल ही चुका है, पहले से इसके पास हाइड्रोजन के 1 था, यानी 2 तो बन ही गया। अब 1 बचा, यानी 2 मतलब अब 1 यहाँ से लेगा तो 3 हो जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन न लेके 2 ही, तो मतलब ये वाली चीज़ गड़बड़ हो गई। अब कैसे अरेंज करोगे, अब इसको हटाओ। अब यहाँ पे यदि हम कार्बन कर देते हैं तो अब यहाँ पे क्या हो गया, कार्बन, हमें हाइड्रोजन एक और लगाना, तो इधर तो हाइड्रोजन लगाओगे नहीं, इधर लगाओगे नहीं, इधर लगाओगे नहीं, इधर लगाओ, तो लगाना कहाँ पड़ेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन लगाओगे। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन लगाते हो तो कार्बन का फिर से गड़बड़ हो गया, क्योंकि यहाँ डबल कर देते हो। अगर मान लेते हैं, कुछ लोग के दिमाग में आएगा डबल चाहे ट्रिपल, तो इसका गड़बड़ हो जाएगा। तो इस तरह से हम समय ज़्यादा लेते हुए नहीं, कम समय लेते हुए इसको बनाते हैं। देखिए कार्बन हो गया, डबल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन 4 लगाना है, 4 हाइड्रोजन इस तरह से लगा दीजिए, 1 हाइड्रोजन यहाँ से, 1 हाइड्रोजन यहाँ से, 1 हाइड्रोजन यहाँ। अब देखिए इस कार्बन के लिए 4 बॉन्ड बन गया, 1 2 3 4, इसके लिए 1 2 3 4, हाइड्रोजन के लिए सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन के लिए हाइड्रोजन। इस तरह से अपना कॉमन सेंस लगा के इधर उधर अरेंज करके काम करेंगे, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं सहसंयोजी यौगिकों के लक्षण की बात। यौगिकों के लक्षण, अब जो सहसंयोजी यौगिक होते हैं उनके लक्षण क्या होते हैं, ये सब मतलब आप बताओगे कि सहसंयोजी जो यौगिक होते हैं इसमें परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी होता है, ठीक है, साझेदारी से बनते हैं ये सब यौगिक। ये क्या होते हैं, आयनों में नहीं टूटते हैं, आयनों में न टूटने की वजह से ये विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद इन सब के बीच में एक कमज़ोर बल कार्य करता है, जिससे ये सब आपस में जुड़े होते हैं। वह कौन सा बल कार्य करता है, जिसे हम बोलते हैं वान डर वाल बल, जो कमज़ोर होता है। इस वजह से इसको तोड़ने के लिए बहुत कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए इसका गलनांक और क्वथनांक काफ़ी निम्न होगा किसके अपेक्षा, वैद्युत संयोजी यौगिकों के। वैद्युत संयोजी यौगिकों में मजबूत बल कार्य कर रहा था, इसलिए तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत पड़ रही थी, इसलिए उसका गलनांक और क्वथनांक अधिक था। और जबकि सहसंयोजी में क्या होता है कि एक दुर्बल बल कार्य करता है, जिसे हम वान डर वाल बल कहते हैं, जिसे तोड़ने के लिए हमें कम ही ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए क्या होगा, इनका गलनांक और क्वथनांक काफ़ी निम्न होगा अपेक्षाकृत किसके, वैद्युत संयोजी यौगिकों के, ठीक है। तो ये है इसके सामान्य लक्षण, कुछ उदाहरण भी बता दिए। थोड़ा सा बता देते हैं कि सहसंयोजी बंध कब बनता है, मतलब जो सहसंयोजी यौगिक होते हैं उसमें बंध कब बनता है। तो इसमें आप जान लीजिए कि जब अधातु आपस में संयोग करते हैं, पहला है कि अधातु संयोग करें, ठीक है, मतलब 2 या 2 से अधिक अधातु जब आपस में संयोग करेंगे तभी इस प्रकार का बंध बनेगा। अगर धातु जुड़ गया तो वहाँ पे नहीं बनेगा, ठीक है। दूसरा नंबर कि इसमें तब बनेगा जब इनका 2 परमाणुओं में से किसी 2 परमाणुओं में जो विद्युत ऋणात्मकता होता है उसका अंतर या तो 0 हो या तो 1.7 से कम हो, ठीक है, तब इस प्रकार का बंध बनता है 1.7 से। तो ये सब थोड़ी मोड़ी जानकारी है कि वैद्युत सहसंयोजी बंध कब बनता है। तो जब 2 परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी होता है तब बनता है। और ये इस प्रकार का बंध कब बनता है, जब 2 या 2 से अधिक अधातु आपस में संयोग करते हैं और 2 परमाणुओं के बीच 2 परमाणुओं के विद्युत ऋणात्मकता का अंतर जो होता है 0 हो चाहे 1.7 से कुछ कम होता है, तब इस प्रकार का बंध बनता है, ठीक है।
अगला हमारा तीसरा जो है उप सहसंयोजन बंध, ठीक है, या उप सहसंयोजी बंध, तो उसको हम अगले क्लास में मिलेंगे तब बताएंगे। तो इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। क्लास में हमारे अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।